आप इतने सालों से फुटबॉल में हैं, आपने लिटरली फुटबॉल फैमिली में पैदा हुए आप, क्योंकि आपके पिताजी फुटबॉल खेलते थे, बढ़िया फुटबॉल खेलते थे, प्रोफेशनल, है ना। तो आप छोटे से आप खेल भी रहे हैं, फिर खेला आपने, फिर प्लेइंग करियर खत्म हुआ, फिर कोच बने, फिर बहुत सारे बच्चों को आप ट्रेनिंग दी है आपने, और उनके सक्सेस का पार्ट बने हैं आप, फेलियर्स के भी पार्ट बने। तो आज थोड़ा हम फेलियर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता था कि अभी तक कितने साल हो गए होंगे कि आप प्लेइंग करियर खत्म होने के बाद आप एज ए कोच आपने काम किया है, कितने साल हो गए होंगे अभी तक? तो एज ए कोच मैंने 1996 से कोचिंग शुरू कर दी। तो 96 मतलब अभी 2026 होने वाला है, ऑलमोस्ट 30 साल, 28 साल हो गए। 28 साल। तो 28 साल की कोचिंग करियर आपकी रही है। इतने बड़े टाइम में, है ना, तो आपने कितने प्लेयर को आपको लगता है आपने देखा होगा, डायरेक्टली खिलाया होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी, कि आप जैसे कोचेस को ट्रेन करते हैं, आपके कोचेस उनको ट्रेन करते हैं, ओवरव्यू करना, उनको फैसिलिटेट करना, कितने बच्चे आपने देखे होंगे? इतने साल में तो मेरे को मुझे लगता है 15,000 प्लस देख लिए बच्चे, खेलते हुए भी और खुद खिलाते हुए देखे तो आपने बहुत होंगे, लाखों प्लेयर होंगे, लेकिन मतलब अपने प्रोग्राम के विदिन जो भी आप कोचिंग कराते हैं उसके विदिन आपने ट्रेन किया होगा। ट्रेन 10,000 प्लस ट्रेन कर लिया है, इजीली ट्रेन कर लिया है 10,000, क्योंकि मैं मतलब स्कूल में था तो एज ए कोच, एज ए टीचर, तो स्कूल के मैक्सिमम बच्चे 50% स्टूडेंट का स्ट्रेंथ जो फुटबॉल ही खेलता था। और इनमें से मान लो 5-7 हज़ार बच्चे जो, सॉरी 10,000-15,000 बच्चे जो आप बोल रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नेशनल्स खेला होगा? नेशनल अप्रॉक्स 100 प्लस ने नेशनल खेल लिया है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और वैसे जो नेशनल लीग्स होते हैं उसमें, नेशनल लीग्स मतलब आई लीग कहेंगे या यूथ लीग्स हो गए, यूथ लीग्स हो गया, तो यूथ लीग्स तो रेशो और ज्यादा है। कितने खेले होंगे आपके हिसाब से? यूथ लीग्स 500 प्लस, 100 प्लस, तो अराउंड 500, 700, 600, 700 बच्चे नेशनल लेवल में आपने हेल्प किया। ये जो 10-15 हज़ार में से 500-700 लोग नेशनल्स खेले। प्रोफेशनल या इंडिया टीम में कितने गए? ISL, आई लीग? ISL में तो हमारे 13 to 14 स्टूडेंट्स हैं जो ISL खेल रहे हैं, और इंडिया टीम में अभी करंटली रोहित कुमार है जो भी टीम में खेल रहा है। अभी तक उनमें से कितने खेले होंगे इंडिया टीम, अलग अलग एज ग्रुप्स में, सीनियर में, मेंस, बॉयज, गर्ल्स? अलग अलग एज ग्रुप में 15-17 प्लस खेल चुके हैं। 15 प्लस तो बच्चे खेल चुके हैं इंडिया लेवल पे, अलग अलग एज ग्रुप में। तो अभी अगर ये सारे जो सक्सेसेस हैं, आप उनके जर्नी का पार्ट बने हैं किसी ना किसी रूप में, है ना, तो अब ये नंबर है जो बहुत छोटा है, 15,000 में से अगर 15 इंडिया नेशनल टीम खेले हैं तो वो 0.1% हुआ। तो जिसका मतलब है फॉर एवरी सक्सेस देयर आर मेनी फेलियर्स, मेनी प्लेयर्स हु फेल टू मेक इट टू द प्रोफेशनल लेवल। ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते प्रोफेशनल में, राइट। तो आपने ऐसे भी प्लेयर देखे होंगे जो बहुत प्रॉमिसिंग थे यूथ लेवल पर, लेकिन प्रोफेशनल में नहीं, फाइनली सीनियर लेवल पर नहीं कर पाए। तो उनके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है ना? क्योंकि जैसे मैंने कहा, आज हम फेलियर की बात करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स एक फुटबॉलर करता है अपने करियर में, ताकि जो भी ये इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो थोड़ा अवेयर हो जाए कि इन सारी चीजों में वो उसको इम्प्रूव कर पाए, क्या सेम मिस्टेक वो ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि ना, मतलब सक्सेस में अगर देखा जाए तो फेलियर वाले रीजन ज्यादा दिखते हैं। कई बार मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं देखता हूँ यार, ये जो बच्चे ISL खेल गया है या आई लीग खेल गया, इंडिया खेल गया, पर जो पीछे बच्चे ट्रेन कर रहे हैं उनका क्या, वो कहाँ जाते हैं, मतलब इस इंडिया में कहाँ गुम हो जाते हैं, किस जगह में घूमते हैं, और या क्यों भटकते हैं, क्या रीज़न है। एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हुए दिख रहा है, अब क्या है उसका रीज़न, क्या पता उसको जल्दी जॉब मिल गई क्या, इसलिए भटक गया। गवर्नमेंट जॉब कईयों को बहुत अच्छी छोटी उम्र में मिल जाती है, 19-20 साल की उम्र में मेरे पास काफ़ी बच्चों की जॉब मिली, बट वो ऐसा लगता था कि इंडिया लेवल पोटेंशियल है, बट वो जॉब भी मिल गई, सब कुछ मिल गई, सुविधा भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई, घर भी मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, पर फिर भी नहीं खेल पा रहा है, 2 या 3 साल में खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उनको ना
ये डिसीजन जो होता है ना, ये डिसीजन गलत ले लेते हैं कई बार। अगर आपको, मेरे स्कूल का एक बच्चा, उसको 19 साल की उम्र में जॉब मिल गई 19 ईयर्स की, बहुत अच्छा स्टॉपर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, एथलीट था स्कूल में मेरे पास, 100 मीटर 200 400 सब में गोल्ड मारता था। मैं फुटबॉल में ले आया तो जॉब भी मिल गई, और उसके बाद वो दिखा ही नहीं कहीं, मतलब खेल रहा है फुटबॉल, स्टिल प्लेइंग, बट इंडिया लेवल प्रोडक्ट है जहाँ मैं उसको देखना चाहता तक नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो मेन है। अब कई बार बच्चों को खेलते खेलते क्या होता है, जो मेरी एकेडमी प्लेयर है तो उसको आई लीग का ऑफर आ गया, तो इमीडिएटली बच्चा नहीं सोचता और एकदम सर आई लीग का ऑफर आया, मुझे जाना है। अब बड़ा क्लब है, बड़ा नाम है, तो हमें भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है यार हम स्कूल लेवल में हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, या छोटी एकेडमी है, अगर बच्चों को आई लीग क्लब मिल रहा है, बड़ा नाम है, तो बच्चा कोशिश करते हैं हम समझाने की, पर बच्चा चले जाता है। अगर बच्चा अगर श्योर है कि मुझे जाना ही जाना है, तो आप जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। अब हमारी कोशिश रहती है बेटा अभी थोड़ा और अपना बेस मजबूत कर लो, थोड़ा और स्ट्रांग बन जाओ, आप जाओ ऐसी जगह में जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लेइंग और आपको फाइटिंग स्पिरिट से आप प्लेइंग बना पाओ। पर हम बच्चों को इतना भी रोक पाते, क्योंकि कल बच्चों को ये ना लगे कि यार सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, जाने नहीं दिया, अब वो आई लीग में चले जाता है, चलो अब उसके बाद गुम हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं है। ऐसा क्यों? एक तो मुझे लगता है कि शायद उस जगह में जाके जो उसको हमारे से मेंटोरशिप मिलती है ना, वो शायद उस वहाँ पर जाके उस लेवल का उसको बेसिक मेंटोरशिप नहीं मिलता, एनवायरनमेंट मेंटोरशिप कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अपनापन करके 1-on-1 मीटिंग करते हैं। जब आप प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो आपको खुद से संभलना है। अगर बच्चा अपने आप को शायद उतना रेडी नहीं हुआ कि वो खुद से संभल पाए, फिर कई बार वो प्लेइंग नहीं मिलता तो थोड़ा नाराज सा होता है, डिस्टर्ब होता है माइंड। तो अब बच्चों को प्लेइंग तो चाहिए ना छोटी एज में, नंबर ऑफ मैचेस तो चाहिए। अब बच्चे की उम्र है 20 साल, अब मान लो उसको ISL क्लब में मिल गया तो बेंच ही मिलेगा उसको थोड़े टाइम बाद, 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी आजकल 4-4 5-5 साल का साइन होता है, तो बच्चों को थोड़ा बेंच मिलेगा, हो सकता है तैयार हो जाए। बट मुझे लगता है कि जो उसको उस एज में नंबर ऑफ मैचेस कॉम्पिटिटिव 30-32 मैचेस चाहिए, वो मिस हो जाते हैं। एटलीस्ट 20 तो खेले साल के कॉम्पिटिटिव मैच, वो उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। अच्छा, और प्लेयर को खेलने को ना मिले तो उसकी क्वालिटी एकदम से डिप हो जाती है, क्योंकि जब तक आप अगर मैच नहीं खेल रहे हैं आपको, तो आप चाहे कितना भी ट्रेनिंग कर लो, वो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो जो मैच इंटेंसिटी है वो नहीं, उसकी जो लर्निंग्स है वो नहीं ट्रेनिंग से हम सिर्फ ट्रेनिंग से मेकअप कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि 90-95% जो बच्चे ISL क्लब को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, वो तो ज़्यादा रिजर्व टीम में ही जाता है, और रिजर्व टीम में तो कोई लीग भी नहीं है रिजर्व टीम वालों का, तो उनका रेगुलर मैचेस ही नहीं मिलते उनको, तो रिजर्व में बैठे बैठे प्रैक्टिस तो कर लेते हैं बड़े बड़े प्लेयर के साथ, बट उनको मौका नहीं मिलता मैच खेलने का, मैच एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो उनका ग्रोथ रुक जाता है, और मुझे तो लगता है कई बार कॉन्फिडेंस भी उनका टूटता है उससे। वेट ही कर सकते हैं, वेट करने के अलावा उनके पास चांस ही और चाह रहे हैं, वेट ही करते हैं कब टीम में नंबर आएगा, कब टीम में नंबर आएगा, और उसके लिए 1-2 साल तक वो वेट ही करते रहते हैं। और मुझे तो एग्जाम्पल याद है, आपका एक प्लेयर है जो मुझे लगता है 10 साल से वेट ही कर रहा है बेंच पे, लेकिन ISL क्लब में, आई लीग क्लब में, हाँ, वो गोलकीपर है, वेट ही कर रहा है कि अब गोलकीपर के लिए तो और डिफिकल्ट है, कैसे नंबर आएगा, वेट ही कर रहा है। अब सैलरी मिल रहा है अच्छा, पर क्या करेगा उस सैलरी में, वेट ही कर रहा है। और जब कभी बाई चांस उसको चांस मिलता है तो इंजरी के भी हो जाता है, कई फैक्टर आते हैं बच्चों। तो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से कई बार हम डिसीजन लेते हैं, हमको दिखता है कि हम अच्छे क्लब में, बड़े क्लब में जा रहे हैं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लिए हो सकता है प्रोफेशनल क्लब्स बेस्ट जगह ना हो, क्योंकि वहाँ पर मेनली प्रोफेशनल्स परफॉर्म करते हैं, विनिंग उनका जो कंपटीशन विन करने का ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा होता है, तो उसमें डेवलपमेंट में कई बार उनकी कमी रह जाती है, तो उसमें कई बार वो डिसीजन गलत हो जाता है डिपेंडिंग ऑन प्लेयर टू प्लेयर, क्योंकि उनको प्लेइंग नहीं मिलती है ना। ठीक है, और क्या अपने एज ग्रुप में खेले बेटर है, नंबर ऑफ मैचेस खेले वो बेटर है। सबसे बढ़िया है कि अगर AIFF का स्ट्रक्चर है, अंडर 19 में इतने यूथ लीग में, तो अगर वो क्लब अगर अंडर 19 यूथ लीग, अंडर 18 यूथ लीग खेल रहे हैं, अभी 21-20 भी हो रहा है शुरू, तो वो अगर वहाँ पर खेल रहे हैं तो उनको वहाँ पर पहले अपने आप को प्रूव करना चाहिए टॉप लेवल पे, मतलब जो भी करो उसमें आपका नंबर 1 लेवल तक अपने आप को प्रूव तो करो,
देन यू गो फॉर द सीनियर। मतलब सीनियर खेलने के लिए तो आपको पूरा लाइफ पड़ा है ना, आफ्टर 20 आफ्टर 21 आप पूरा सीनियर खेल सकते हैं। सही। और क्या गलतियां करते हैं यंग एस्पायरिंग फुटबॉलर जो टैलेंटेड है कई बार, या मे भी उनका टैलेंट दिखना बाकी है, तो और क्या मिस्टेक आपके नज़र में करते हैं? और कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट हो सकता है। मतलब वो कि अब एफर्ट करे जा रहे हो तो पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत रहता है, पढ़ाई भी करना है जरूरी है ना, करियर को लेके पेरेंट्स के प्रेशर रहता है पेरेंट्स के। स्पेशली जब बच्चा 4 साल की एज में, मान लो अब हम लोगों का एकेडमी में 4 ईयर 5 ईयर्स की एज में बच्चा आता है तो 12 ईयर्स तक तो कोई परेशानी नहीं है, फन के साथ चल रहा है, बच्चा खेल रहा है और हमें दिखता है टैलेंटेड है। अब 12 साल का हो गया, मतलब मान लो 8th क्लास में है, 9th क्लास में आते जैसे एजुकेशन में 9th में लोड आता है, ऐसे ही वो पेरेंट्स का भी 9th क्लास में आते कैरियर का सोचने लग जाता है। बच्चा भी 10th में जाता है, बोर्ड आता है तो यहाँ पर भी उसको गेम में भी आता है, तो बच्चा क्या है कुछ हद तक वो हो सकता है, बट हमें लगता है बच्चा बहुत अच्छा खेलने में है। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं पेरेंट्स का भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा समय बच्चा भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं हार्मोनल, और बच्चा ना डिस्ट्रैक्शन होता है। और 12th क्लास के बाद तो जब रोड मैप नहीं दिखता है तो बच्चा बिल्कुल फुटबॉल छोड़ देता है। अच्छा। अब कुछ तो कैच करते हैं फुटबॉल और कुछ छोड़ देते हैं। अब वो थोड़ा कंसिस्टेंसी बच्चे को हम लोग कैसे दे सकते हैं रोड मैप कि यार तो बच्चा अपना कैरियर फुटबॉल में कैसे सिक्योर कर सकता है, क्या उसमें कैरियर है क्या फुटबॉल में। लेकिन ये बात जो है डिसाइड करने का कि करियर है क्या फुटबॉल में, ये चीज़ कब डिसाइड करे बच्चा? क्योंकि ये तो है कि प्रोफेशनल में कम ही प्लेयर्स खेलते हैं, मतलब वो टॉप ऑफ द पिरामिड काफ़ी छोटी है, तो क्या सही टाइम है एक प्लेयर के लिए डिसाइड करना कि अब मैं कंटिन्यू करना है या अब मैं नहीं कर सकता? जैसे कोई उम्र है जब तक आपको लगता है कंसिस्टेंटली उसको एफर्ट मारनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी उसको थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है और उसको करना है, वो चाहता है कि प्रोफेशनल फुटबॉलर मुझे बनना है, तो ऐसा एटलीस्ट कौन से एज तक आपको लगता है कंसिस्टेंटली एफर्ट मारता रहे? मेरे हिसाब से देखो, अगर 6 से 12 साल बच्चा खेल रहा है 6 साल में, वो 6 साल के पीरियड में अगर वो बच्चे में टैलेंट है और होम ग्रोन है और गॉड गिफ्टेड है तो उसके 12 साल के एज के बाद करते रहना चाहिए। कब तक उसका एज है 23 ईयर्स की एज तक करते रहना चाहिए। अच्छा। मैं रीज़न बताऊं कि हमारे पास बच्चे थे जो 12th क्लास तक भी ना मतलब स्टेट ही खेले हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे स्टेट, एक ही स्टेट कह रहा है, वो भी 12th क्लास में, मतलब 17 ईयर्स की एज में उसको पहला दिल्ली स्टेट खेलने को मिला है, पहला दिल्ली स्टेट। अब उसके साथ और भी बच्चे थे जो ज़्यादा नेशनल खेले, उससे पहले रेगुलर नेशनल खेलते गए, छोटी एज से खेलते गए, अंडर 13 अंडर 14, वो तो अंडर 18 में ही नेशनल खेले हैं। बट उन्होंने अपना पकड़ के रखा कि यार हमें नहीं फुटबॉल में कैरियर बनाना है, और उनको पहला जो टेक है 21-22 ईयर्स की एज में मिला है, क्योंकि आपका मैच्योरनेस जब आता है और जब आप प्रूफ करते हो तो वो आपको पीक देता है, और वो सडनली आपके एज अ प्लेयर आपका कैपेबिलिटी सडनली बढ़ सकता है सडनली, क्योंकि फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी आप कह रहे हो 22-23 साल के पहले कई बार नहीं होता है ना। जैसे 19 में आप हो सकता है फिजिकली आप डोमिनेट हो रहे हो, लेकिन आपका असली ग्रोथ तो आना बाकी है अभी। मतलब मेरे पास बेस्ट एग्जांपल सुनील छेत्री का भी है। हाँ, मतलब आफ्टर 12th क्लास तक सुनील छेत्री दिल्ली में ही था, तो पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में था, 10th क्लास के बाद ममता मॉडल स्कूल में एडमिशन ले लिया, 12th तक बिल्कुल एक ही नेशनल खेला था, तो एक स्कूल इंडिया ही खेला था, मुझे क्लियरली पता है। और अभी इंडिया का सबसे सक्सेसफुल फुटबॉलर बन गया। आफ्टर 12th उसको मोहन बागान एकेडमी में जब उसको मिला है, वहाँ पर भी कॉलेज एजुकेशन फ्री है, आप यहाँ पर आ जाओ हमारी अंडर 19 टीम अंडर 18 में, तो उसने वो जो उसके बाद पीक पकड़ा 18 ईयर्स की एज के बाद उसने जो 2 साल 3 साल मेहनत करी, तो 21 ईयर्स में उसको पीक मिला है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा पीक और भी लेट आया उसका, क्योंकि अगर आप उसका रिकॉर्ड देखो, गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड हो या उसके मैचेस के परफॉर्मेंसेस के, वो मुझे लगता है उसके 27-28 साल के बाद आए। हाँ, वो तो 27 साल के बाद उसके 27 साल के बाद का रिकॉर्ड देखोगे और 27 साल से पहले का रिकॉर्ड देखोगे, तो उसमें आई थिंक 80 to 90% शायद उसका 27 के बाद आया उसका परफॉर्मेंस।
है ना। तो सही है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पीक परफॉर्मेंस जो होता है वो थोड़ा लेट आता है। तो और कई बारी बच्चे जो हैं वो पहले ही डिसीजन ले लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे 14 ईयर्स के बाद ही, 14 to 17 मे बी 14 to 17 के बीच में मैक्सिमम ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है इकोसिस्टम का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है कि अगर उनको ऐसा प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज कम है, टूर्नामेंट्स कम है, तो जैसे आपने कहा कि पाथवे नहीं दिखता है उनको, ग्रोथ पाथ, तो वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है बच्चों को डिस्करेज करने में। लेकिन उसके बावजूद भी इसी इकोसिस्टम में प्लेयर भी बनते ही हैं जिसको बनना है, है ना। तो प्लेयर अगर को क्लैरिटी हो कि उसको क्या करना है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो वाकई सीरियस है बहुत फुटबॉल को लेके एज अ प्लेयर, तो 22-23 साल तक तो उसको मेहनत कर सकता है। हमारे पास हमारे स्कूल का रक्षित था गोलकीपर। हाँ, रक्षित अच्छा एग्जाम्पल। गोलकीपर वो तो खेला ही नहीं कभी, एक नेशनली नहीं खेला हुआ। नहीं, इसको एक नेशनल खेला था अंडर 19, वो भी स्कूल नेशनल खेला, एआईएफएफ वाला नहीं, स्कूल नेशनल ही खेला 12th क्लास में आके। एंड ही टेक एडमिशन इन वेंकटेश्वरा कॉलेज, दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वो 3 साल तो वो खेला ही नहीं कुछ भी। अच्छा, लास्ट ईयर में जाके एक दिल्ली यूनिवर्सिटी खेला। अब उसको यूनिवर्सिटी टीम में भी चांस नहीं मिल रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज टीम में था, फिर वहां पर वो खुद ही कैप्टन बन के उसने टीम बनाई कॉलेज की, जहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे से बच्चे नहीं थे या फुटबॉल में थे, खुद ही टीम बनाई, खुद ही का। लास्ट ईयर में जाके उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला 3rd ईयर में। मतलब उस समय तक क्लब तो कुछ था ही नहीं, तो उसका समझ लो 22 साल का हो चुका था। तब तक वो दिल्ली में ऐसा ही था लोकल, मतलब दिल्ली के क्लब में भी नहीं खेलता था। और वो बाद में जाके आई लीग चैंपियन बन गया। आई लीग खेला कितनी बार, आई थिंक 2 बार ही आई लीग चैंपियन बना। 2 बार आई लीग चैंपियन। फिर वो डर्बी में खेला, ईस्ट बंगाल में गया था वो, है ना। बंगाल गया, तो एक अच्छा खासा आई लीग का करियर बना। तो अभी आई लीग में ही है वो। उसको कितने साल हो गए? एक मिला 26 इयर्स की, 27 पहला ब्रेक टॉप प्रोफेशनल लेवल आई लीग में। और तब से वो अभी आई लीग में खेल ही रहा है। आई लीग में खेल। तो कितने साल हो गए होंगे अभी? 8-10 साल हो गए होंगे। हाँ, अभी 34-35 इयर्स का है वो, 35-36 इयर्स का है। और अब वो आईएसएल खेल रहा है जमशेदपुर FC। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पीक बाद में आता है, तो अगर आप एफर्ट करते रहे तो बाद में भी आ सकता है। तो बहुत जल्दी हम उसको गिव अप ना मारें। मुझे ये भी पता है, जब मेरे पास आता था समर्स में, छुट्टियों में, सर लाइसेंस कर लेता हूँ कोचिंग। नहीं, मतलब उसने ऐसा नहीं सोचा कर लेता हूँ कि देखता हूँ, वरना यार इनफैक्ट मैंने इसको बोला यार रक्षित एज हो गई है, मतलब उसने तो ऐसे लाइसेंस का मतलब हाँ सही सोच रहा है, एज हो गई है तो अब कोचिंग की तरफ सोच रहे हो, अच्छा है तेरा कम्युनिकेशन गोलकीपर है, गोलकीपर हो जाए। नहीं सर, अभी मेहनत करनी है, खेलना ही है, खेल के दिखाएंगे हम अपना अच्छा है, मतलब फिटनेस ही तो बना के रखनी है और क्या करना है। और गोलकीपर में फिटनेस बना के रखूंगा मैं, तो उसने फिटनेस बना के रखी, आज देखो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे वही जितना मैंने थोड़ा सा देखा है रक्षित का, कि वो अपने जैसे आपने बोला कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, वो बहुत डिसिप्लिन लड़का है, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड। ट्रेनिंग पे टाइम से अपना ट्रेनिंग करता है। जब उसके पास कोई क्लब नहीं था दिल्ली में, हमारे एकेडमी में वो आता था, और साइड में उसका बैच नहीं था क्योंकि वो सीनियर प्लेयर था एज ग्रुप में, वो एज ग्रुप हमारे पास था ही नहीं, लेकिन वो अपना ड्रिल सारा ग्राउंड के साइड में अपना ड्रिल 1-1.5 घंटा 2 घंटा ड्रिल करके फिर घर जाता था, खुद ही करता रहता था, है ना। तो वो काफी इंप्रेसिव है, मुझे लगता है वो जो कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो बाद में थोड़े कंपाउंडिंग इफेक्ट अभी भी आता है। अभी भी अगर उनका आईएसएल ब्रेक होता है तो समर्स में आता है हमारे पास, आईआईटी आएगा या विदास में आएगा, और अपना ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है। अब उसके अगले उसमें जाते हैं। फिर कई बार क्या होता है, तो ऐसा जो डिसीजन है, आप बोल रहे हो कि पहले आपने बोला कि डिसीजन मेकिंग है, कई बार गलत डिसीजन हम गलत चॉइस कर लेते हैं क्लब का, एकेडमी का। दूसरा आपने बोला कंसिस्टेंसी एफर्ट, उसमें भी एक्चुअली वो डिसीजन ही ले रहा है बच्चा कि मैं अब गिव अप मार देता हूँ या मैं कंटिन्यू करता हूँ, वो एक उसका पर्सनल डिसीजन है। चाहे बाहर से एनवायरनमेंट से या पेरेंट्स से या कोचेस से या किसी से भी, क्लब से कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, एटलीस्ट एक इंसान अपने डिसीजन लेता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ये डिसीजन, जैसे कोई सोचता है कि मैं नहीं करूंगा अब आगे, या मैं एक लेवल के आगे रोक देना है मुझे, या कई बार जानबूझ के रोक देता है अपने आप कॉन्शियसली, कई बार सबकॉन्शियसली भी रुक जाता है वो। ये क्यों होता है? ये लैक ऑफ विजन से होता है। मतलब विजन का क्लैरिटी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि
बच्चे को छोटी एज में मान लो, आप ये भी देखो ना, कितने प्लेयर छोटी एज में जूनियर इंडिया खेल गए, अब उसमें से कितने प्लेयर अपने आप को सीनियर इंडिया तक कर पाते हैं। तो विजन का क्लियरिटी नहीं होता उनको, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बारी कई हद तक कहीं पर ईगो आती है आगे। अच्छा, प्लेयर्स को अब आप ये नहीं है ना, मतलब आपका विजन, अगर मैं कहता हूँ कि आप इंडिया खेलना ही क्यों सोचते हो, सीनियर इंडिया ही खेलना क्यों सोचते हो, उससे आगे क्यों नहीं सोचते कि इंडिया के लिए हमें जाना है तो किस मकसद से जाना है, क्या इंडिया को हम किसी लेवल पे चैंपियन करा सकते हैं, हम क्वालिफाई करा सकते हैं। तो बेंच मार्क जो है ना, वो बेंच लेवल मार्क छोटा है, मतलब छोटा सेट कर लेते हैं बड़े। हाँ, मतलब कई प्लेयर क्या है ना, बेंच मार्क इतना रखते हैं, यार जॉब निकली है अप्लाई कर देते, जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल भी जाती है, अपने अपने स्टेट में जॉब भी मिल जाती है, तो बेंच मार्क उनका जॉब तक है। अब मैक्सिमम प्लेयर मैं देखता हूँ जॉब तक ही बेंच मार्क है उनका। खेल इसलिए रहे कि जॉब चाहिए, मैं ठीक है, आप खेल इसलिए रहे क्योंकि जॉब चाहिए, अच्छी बात है, जॉब लेना भी अच्छी बात है, आप खेल रहे हो, मीडियम फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, आपको जॉब मिल रही है, अच्छी बात है, पर वो जॉब का वैल्यू भी समझना ना, जिसने जॉब दिया उस वो आपसे भी तो एक्सपेक्टेशन रखता है ना। स्पोर्ट्स कोटे से आया, जॉब आपको इसलिए मिली क्योंकि आप अच्छा खेलते हैं, तो आपको और अच्छा खेलना चाहिए, बोल रहे हो कि आपका खेलने में आपको जॉब क्यों दे रहा है, क्योंकि आप इंडिया के लिए कुछ करो, एक गवर्नमेंट ऑडिट है, एफसीआई आपको जॉब इसलिए दे रहा है कि आप कुछ करो इंडिया के लिए, जो भी तो इंडिया के पार्ट है, स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा से है। ऐसा तो भारत सरकार का ही है ना, उनको जो सैलरी मिल रही है भारत सरकार है, आप क्या दे सकते हो, पर आपने सेट यही रखा हुआ है कि आप जॉब लेनी है, तो आप जॉब मिल गए तो आप रिलैक्स हो गए, तो जहाँ आप रिलैक्स हुए कि यार जॉब मिल गई, तो आप उसके आगे सोच ही नहीं पाए ना, क्योंकि आपने सोचा ही जॉब मिल गई, तो जॉब मिल गई। आपने सोचा ही कि मेरे को सीनियर इंडिया टीम में जाना है, तो सीनियर इंडिया टीम में चले गए। अब सीनियर इंडिया टीम में जाने के बाद बस आपको ये है कि मैं टीम में कहाँ जाओगे, एक बार सिलेक्शन हो गया मान लो, उसके आगे कहाँ जाओगे, उसके आगे सोचा नहीं था, अब उसके आगे सोचा नहीं तो आप खुश हो गए वहाँ, और जहाँ आप खुश हुए आपको आगे दिखना बंद हो गया। खुश मतलब वो उस तरीके से खुश तो नहीं, बट वो कंफर्ट जोन में आ गया, कंफर्ट जोन में आ गया कि मेरी उपलब्धि हो गई हो गई, तो आपकी बॉडी जो है वहीं पर ही रिलैक्स हो गया, यार मैंने इतने सालों की मेहनत करी और अब मेरे को ही मिल गया। क्योंकि प्लेयर की फिटनेस और प्लेयर का जो क्वालिटी है वो डाउन होने में, अगर वो सही कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस और सही एक्सपोजर उसको नहीं मिल रहा है, तो जैसे हमने कहा कि वो डिक्लाइन होने में टाइम नहीं लगता, 1-2 साल का कंफर्ट जोन भी काफी मतलब खत्म हो सकता है, 1 साल का भी खत्म हो सकता है। आप 1 साल में कंफर्ट जोन में आ जाओ और फिर आप एफर्ट मारते हो, आपको इंजरी खा जाती है, भूल गए ना, आपको बॉडी में तो आपको फिटनेस और वो सब चाहिए, आपको करना है, आपको इंजरीज आ जाती है, फिर आप उसके पीछे जूझते हो, रिकवर कई बार नहीं कर पाते, फिर कई बार मैं देखता हूँ कि लोग गलत हैबिट्स में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में आ गए ना, कंफर्ट जोन के बाद आपका टारगेट ही नहीं है, और आपकी एज है 24-25 साल, और फुटबॉल का अगर आप फिटनेस करो तो कैरियर जो है छेत्री की तरह, तो आप 38 ईयर 37 ईयर्स में भी टॉप लेवल पे खेल रहे हैं ना, सही है ना, तो उसने उसका बेंचमार्क शुरू से ही बचपन से उसका एक अलग था, हाई था शुरू से कि अपना बेस्ट देना है मुझे। अब जैसे हमने पूछा जब वो स्कूल इंडिया खेला, सर भले यार छेत्री इंडिया खेलो, सर इंडिया तो कोई भी खेल लेगा, मतलब उसका विजन ही अलग था, यार इंडिया तो सर थोड़ी सी मेहनत करो मिल जाएगा, और करना है कुछ करना है ना लाइफ में, वो प्लेयरों के अंदर ना वो भूख दिखनी चाहिए, वो भूख बनती है, आप बोलो विजन से कि मुझे जितना दिख रहा है वो एक्चुअली मुझे ज़्यादा दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा दिखे अपने बारे में कि मैं क्या पोटेंशियल है मेरा, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। वो कई बार हम छोटा सेट करते तो उसी में रह जाते हैं, तो इंसान को जितना दिखेगा उतना ही जिएगा, वो बड़ा दिखेगा तो बड़ा जिएगा, छोटा दिखेगा तो छोटा जिएगा। तो ये जो जैसे ये 3 पॉइंट्स आई थिंक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि 3 मिस्टेक जो प्लेयर्स करते हैं कि जैसे आपने कहा कि गलत डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ कि मेरे लिए सही क्लब या सही एकेडमी कौन सा है, उसमें मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितना मैचेस और बेस्ट एक्सपोजर और ट्रेनिंग मुझे कहाँ मिल रहा है,
रादर देन कि कितना बड़ा नाम है क्लब का या किस लेवल पर क्लब खेलती है, क्योंकि क्लब का खेलना और आपका खेलना तो अलग अलग चीज है। राइट। दूसरी चीज आप कह रहे हो कि जो कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट है कि हम प्री मैच्योरली हम गिव अप ना मान लें, क्योंकि मैच्योर होने के लिए अपने आप को टाइम दें। अगर हम रियली सीरियस सही में सीरियस हैं एक फुटबॉल में प्लेइंग करियर बनाने के लिए, तो आप देखिए 22-23 साल तक मैं अपने आप को टाइम दूंगा अपने आप को मैच्योर होने के लिए। कई बार लेट मैच्योरिटी आती है प्लेयर्स में, बहुत कॉमन है वो, बहुत कॉमन है ना। तीसरी चीज आपने बोला कि विजन ही मेरा अगर छोटा है, तो मैंने अपने को लेके अपने असेसमेंट को लेके मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट अगर कर रखा है, तो मैं बड़ा काम कैसे करूंगा या बड़े लेवल पर कैसे करूंगा और अपना बेस्ट जो पोटेंशियल है मैं उसको कैसे रियलाइज करूंगा। तो ये विजन भी बच्चों को बड़ा करना बहुत जरूरी है। बट इंटरेस्टिंगली ये तीनों चीजें इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है। टेक्निकल है ही नहीं इसमें ये तीनों चीज कोई प्लेयर के लिए नहीं, मुझे लगता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए शायद वर्क करता सबके लिए। सब ऑन फील्ड है नहीं, ऑफ द फील्ड वाली चीजें हैं। अभी देखो ना, यही चीज स्पोर्ट्स की लाइन हम कहते हैं, इतने क्वेश्चन पूछते हैं क्यों, कैसे, क्या, क्यों नहीं होता है। आप एजुकेशन लाइन में भी तो इतना ही टाइम देते हो। लोग 27 इयर्स की एज तक पढ़ ही रहे होते हैं। सही बात, पढ़ ही रहे होते हैं, पर उसमें कोई नहीं बोलता। या तो पढ़ता ही रहेगा, नौकरी नहीं कर रहा है। स्पोर्ट्स में बोलेंगे 14 साल के बाद ही खुद ही अपने पे डाउट भी करने लगेंगे। 13 साल बाद 14 साल बाद ही बोलने लग जाएंगे कुछ कर लो। 18-20 साल के बाद भाई क्या मिलेगा इससे, ये है। तो प्रेशर, और बच्चा भी खुद से भी ऐसा हो जाता है। एक तो वो होता है, एक जिसको मिल गया उसका विजन नहीं है। तो सही है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके एक्सपीरियंस में 28 साल के एक्सपीरियंस में आपने बहुत सबसे कॉमन 3 प्रॉब्लम्स देखे एक एस्पायरिंग फुटबॉलर के लिए इंडिया में, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आप इन सारे लर्निंग्स को यूज करके अभी अपने प्रोग्राम में, जिसमें अभी बीबीएफएस के पूरी टेक्निकल टीम को आप लीड कर रहे हैं, कम से कम 4-5 हज़ार बच्चा हर साल खेलता है बीबीएफएस के अंदर, तो इसमें जो कोचेस हैं या जो प्लेयर्स हैं, ताकि ये मिस्टेक्स मिनिमाइज हो, आप ऐसा कैसे आप गाइड करते हैं कोचेस को या प्लेयर्स को और पेरेंट्स को? तो मुझे लगता है तो सबसे पहले क्लियरिटी देना बहुत जरूरी है बच्चों को। क्लैरिटी कैसे देंगे? क्लियरिटी तो आप मतलब एक ही तरीका है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। वो पहले अपने कोचेस की, अपने सिस्टम में कोचेस जितना हमारे पास 300 प्लस कोचेस काम कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाए कि बच्चों को किस तरीके से सही गाइडेंस दे पाए, कि उनके थ्रू ही पेरेंट्स को गाइडेंस मिलेगा। वो कोच एजुकेशन सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट अ टेक्निकल कि मैं फुटबॉल सिखानी है, वो तो भूल जाओ। अभी फुटबॉल तो हो ही जाएगा। वो बच्चा जो आया वो फुटबॉल ही सीखने आया, पेरेंट जो लेके आया खेलने के लिए ही आया। पर ये जो हमने डिस्कस करा है तीनों चीजें, ये कोच को बहुत जरूरी है कि इस तरफ से, क्योंकि कोच भी कोच बनने के लिए आता है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि पहले तो क्लियरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चे को चाहिए कुछ और तुम दे रहे हो कुछ और। तो बच्चे को ये बताना बहुत जरूरी है कि यार क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या हर्डल्स आते हैं, किस सिचुएशन में आप डिसीजन को गलत डायरेक्शन तो कैसे आप किस माध्यम से बताते हैं, फिर आपके बच्चों तक कैसे पहुंचाते हैं हमारे कोचेस? देखो, एक तो रेगुलर वर्कशॉप्स, एक मुझे लगता है कि रेगुलर वर्कशॉप, एक हमारा जो LND के थ्रू आप समझाते हैं, वो जो हम कोचेस को समझाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कोचेस के साथ, फिर कोचेस से बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं? कोचेस से बच्चों तक मतलब देखो, एक तो ग्राउंड में सेशन से हो सकता है, एक हो सकता है कि कोच जो है पेरेंट्स से रेगुलर इंटरेक्शन रखे, पेरेंट्स के टच में रहे, पेरेंट्स से बात करे, बच्चे के हैबिट्स को भी एनालाइज करे, पेरेंट्स से पूछे। तो मुझे लगता है पेरेंट्स एंड कोच का कम्युनिकेशन अगर अच्छा होता है तो बच्चे की ग्रोथ होती है। जो मैंने अपने तो बेसिकली आप कह रहे हैं ऑफ द फील्ड, ऑन फील्ड तो है ही एक जो ट्रेनिंग और फीडबैक करता है, बट ऑफ द फील्ड भी आप कह रहे हैं कि उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट को सही गाइड करें और बच्चों से। तो आप बोल रहे हो ऑन ऑफ द फील्ड इंटरेक्शंस वगैरह आप एनकरेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? वो ज़्यादा जरूरी है या नहीं? वो ज़्यादा जरूरी है, कोच को पेरेंट्स को गाइड करना। मतलब हमने तो उसमें देखा है कि अपने बीबीएफ में मोस्टली मदर्स आती है, तो उनको गाइडेंस बहुत जरूरी है कोच के थ्रू जाना कि बच्चा का फ्यूचर फुटबॉल में भी है।
और फुटबॉल में नहीं भी कहेंगे तो बच्चे के ये लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और उनको और कोच को मिलके, पेरेंट्स को और कोच को मिलकर गाइड करना। सही, बहुत बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक्सपीरियंस से हमको भी, हमेशा हम बात करते ही हैं लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस से हर बार जब हम बात करते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। तो बात करते भी रहेंगे, किसी की डेवलपमेंट हो जाए हमारी टॉक से, क्या पता कोई बच्चा और कोई पेरेंट्स और वो डेवलप हो और इंडिया के लिए एक अच्छा सा फ्यूचर मिले। जी बिल्कुल, थैंक यू आपके समय के लिए। दोबारा बात करेंगे।